एक गर्ल्स हॉस्टल के मैदान में पड़ी लोहे की बेंच के आसपास से हर रात किसी की चीखों की आवाजें आती हैं। पूरे हॉस्टल में इस बेंच का इतना खौफ है कि लोग इस पर बैठना तो दूर, इसकी तरफ देखने से भी कतराते हैं। क्या है इस बेंच का रहस्य? क्यों पूरा हॉस्टल इस मामूली सी बेंच से डरता है? क्यों हर साल इस गर्ल्स हॉस्टल में 100 तांत्रिकों को बुलाकर हवन कराया जाता है? ये कहानी जितनी गंभीर है, इसकी सच्चाई उतनी ही खौफनाक और डरावनी है। सच के परे पर सच ही लगता है। इस कहानी में हर मासूम लड़की को अपना चेहरा दिखता है। चलो फिर करते हैं उधेड़बुन इस बेंच नंबर 77 में दफन अनसुलझे रहस्यों की। बात है सन 2019 की। देहरादून की खूबसूरत वादियों में बसी एक यूनिवर्सिटी थी क्या? अभी भी है। यहाँ हर साल देश के दूर दराज के शहरों से हजारों स्टूडेंट्स एक बेहतर और हाईटेक एजुकेशन की तलाश में आया करते थे। पर एजुकेशन के नाम पर यह यूनिवर्सिटी दर्द, खून और दहशत परोसती थी। ऐसा क्यों? वो धीरे धीरे इस कहानी के साथ आपको आगे पता चलेगा। हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी इस यूनिवर्सिटी का नज़ारा बहुत ही लुभावना था। लेकिन जहां एक तरफ इस यूनिवर्सिटी में सारा दिन चहल पहल, हंसी ठटोले और चहचहाट रहती थी, वहीं सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सा दर्द करवट लेता था। हवाओं में मानो एक मायूसी सी घुल जाती थी। सूरज ढलते ही यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स का हर दरवाज़ा, हर एक कोना मानो डर की चादर ओढ़कर सो जाता था। आखिर क्या था ये डर? क्यों एक यूनिवर्सिटी जैसी जगह में इतना खौफ का माहौल था? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये डर किसी अनदेखे एहसास का था, डर किसी अनकहे सच का, डर बेंच नंबर 77 का। इस यूनिवर्सिटी में ढेरों स्टूडेंट्स थे, लेकिन बेंच नंबर 77 की तरफ कोई नजर उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं करता था। आखिर क्यों? आपकी और मेरी तरह इस यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के दिमाग में यही ख्याल आता था, लेकिन कोई भी इस बेंच के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब इसे बेंच नंबर 77 का खौफ कह लें या फिर हॉस्टल के डीन की हिदायत का पालन। लेकिन इन हजारों स्टूडेंट्स के भीड़ में एक थी कुसुम, 20 साल की एक मस्त मौला लड़की, जो सन 2019 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई थी। कॉलेज में आने के बाद पहले दिन से ही कुसुम उस बैडमिंटन कोर्ट के अंदर लगी बेंच नंबर 77 से अट्रैक्ट थी। आखिर क्या था उस बेंच का रहस्य? आखिर क्यों एक आम लड़की एक बेंच की तरफ एक टुक नज़र लगाए पूरा दिन उसे देखती रहती थी? जानने के लिए आगे सुनिए। तो होता कुछ यूँ है कि खाली समय में अपने दोस्तों से दूर बैठ कुसुम उस बेंच को घंटों देखती रहती थी। कुसुम को लगता था मानो वो बेंच उसे अपने पास बुला रही हो। कुसुम ने कई बार इस बात का जिक्र अपने दोस्तों से भी किया, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर कोई भी गौर नहीं किया। कुसुम के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था, आखिर क्यों उस बेंच से सब डरते हैं? ऐसा क्या है वहाँ? कुसुम को हमेशा ये सवाल परेशान करते थे। यहाँ तक कि उसने अपने कॉलेज के साथी दोस्तों से भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। या फिर उस बेंच में कुछ ऐसा था कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स इसे बताने से कतराते थे और डरते थे। इसके पीछे क्या रहस्य था, किसी को भी नहीं पता था। अब देखते देखते दिन निकले, महीने निकले, फिर एक दिन ऐसा आया कि कुसुम की बेचैनी उसकी बस से बाहर हो गई और उसने बेंच नंबर 77 के पास जाने का फैसला किया। पर ऐसा करना कुसुम के अकेले के बस की बात नहीं थी। उस पुरानी खटारा बेंच के लिए पहरा इतना ज़्यादा था कि वो चाहकर भी अकेले बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए कुसुम ने अपनी हेल्प के लिए अपनी रूममेट और अपनी बेस्ट फ्रेंड अंजलि को बुलाया और उससे कहा, आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है जो बगल के बॉयज़ हॉस्टल में रहता है। मुझे उसे एक गिफ्ट देना है, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी, प्लीज़ अंजलि मेरी हेल्प कर दो ना। इस पर कुसुम की फ्रेंड अंजलि आसानी से कन्विंस हो गई, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका ये डिसीजन एक भयानक मुसीबत को दावत देने वाला है। अब समय बीता और अंजलि अपनी फ्रेंड कुसुम की हेल्प करने के लिए एक प्लान बनाती है। और वो प्लान कुछ यूँ था कि कॉलेज में डिनर का समय रात के लगभग 8 बजे से 9 बजे तक हुआ करता था, जहां बंद कॉम्प्लेक्स के ही अंदर एक बड़े से डाइनिंग हॉल में सभी स्टूडेंट को खाना सर्व किया जाता था। और डिनर के समय हॉल में भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि कौन कहाँ जा रहा है इसका ख्याल रख पाना बहुत मुश्किल था। डाइनिंग रूम के बाहर एक गार्ड भी तैनात रहता था और उसके ठीक बाहर कॉम्प्लेक्स का मेन डोर, जिसके बाद था खाली मैदान और तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर थी बेंच नंबर 77। अब प्लानिंग के तहत अगले दिन कुसुम उसकी फ्रेंड अंजलि हॉल में आई और खाने के दौरान अंजलि ने बाहर बैठे गार्ड को कुछ इधर उधर की बातों में अटका दिया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कुसुम बचते बचाते कॉम्प्लेक्स का मेन डोर खोल हॉल से बाहर निकली और खुले मैदान में आ गई।
पर शायद ये कुसुम की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो एक ऐसे खौफनाक हादसे का शिकार होने वाली है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। क्या कुसुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? क्या वाकई कुसुम का बेंच नंबर 77 के रहस्य को टटोलने का फैसला सही था? अब जैसे ही कुसुम के पांव यूनिवर्सिटी के सुनसान मैदान में पड़े, पूरे मैदान में बहुत जोर की आंधी चलने लगी। सर्दियों के इन दिनों में देहरादून की वादियों की ठंडी हवाएं उसके जिस्म को नोच खा रही थी, लेकिन इसके बावजूद बिना किसी डर और खौफ के कुसुम बेंच नंबर 77 की ओर बढ़ते जा रही थी। अब चलते चलते समय गुजरा, अंधेरे का साया अब और गहरा होने लगा और कुछ देर बाद कुसुम को एहसास हुआ कि वो बेंच उससे महज 100 मीटर की दूरी पर है। उस रात में कुछ अजीब था। वो रात और रातों से अलग थी। हवाओं में एक मायूसी सी थी, आसपास के माहौल में एक फीकापन था, लेकिन कुसुम आसपास के इस माहौल से बिल्कुल बेफिक्र आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तो बस उस बेंच तक जाना था। अब कुसुम ने बिना कुछ सोचे समझे बेंच नंबर 77 की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो कुछ और कदम आगे बढ़ी, तभी अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज़ महसूस हुई। यह आवाज़ किसी लड़की की थी। अब कुसुम को एक अजीब से डर की हल्की सी आहट हुई और कुछ लम्हों के लिए वो वहीं पे ठहर गई। पैर मानो ज़मीन में गड़ चुके हों। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था, लेकिन उसे किसी भी हाल में उस बेंच के रहस्य की तह तक जाना था। इसीलिए उसने खुद को थोड़ा सा संभाला और गहरी सांस लेते हुए हिम्मत बांधी। आसपास देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। आसपास के इस खौफनाक माहौल के बीच कुसुम को सर्द हवा में भी पसीना आ रहा था। उसका मुंह सूख चुका था। दिल की धड़कनें बुलेट की रफ्तार से चल रही थी। सुनसान खुले मैदान के बीच हवा इतनी तेज थी कि वो कुसुम को पीछे ढकेल रही थी, मानो हवाएं भी उसे वापस लौटने की हिदायत दे रही हैं। लेकिन कुसुम के मन में बेंच नंबर 77 के पास जाने की, उसे छूने की एक अजीब सी जिज्ञासा थी, या फिर कह लें कि ये पागलपन था। क्या उस बेंच और कुसुम के बीच में कोई पुराना रिश्ता था? आखिर क्यों अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस बेंच के पास जा रही थी? चलिए फाइनली इस खौफनाक सच का पर्दा हटाते हैं। इतनी डर और दहशत का सामना करने के बाद भी कुसुम ने एक बार फिर से अपनी हिम्मत बांधी और आगे बढ़ना शुरू किया। अब वो लगभग 10 कदम ही आगे चली होगी, तभी अचानक से उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो ज़मीन पर गिर गई और वहीं बेहोश हो गई। इस बेहोशी के बीच में भी कुसुम के दिमाग में उस बेंच के ही ख्याल आ रहे थे। वो किसी मानसिक रोगी की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर उसे जो महसूस हुआ वो हकीकत से परे था। वो अदृश्य तो था ही, पर बहुत ही डरावना भी था। कुसुम को एहसास हुआ कि मानो कोई उसे ज़मीन से उठाने में मदद कर रहा है। इस एहसास के बाद अब कुसुम पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसके दिमाग की नसें ब्लॉक हो चुकी थी, बॉडी पूरी तरह नम थी और उसका पूरा बदन डर से कांप रहा था। कांपते हुए कुसुम ने धीमी सी आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है? देखो तुम जो भी हो, पर मैं किसी से नहीं डरती। आई एम ए ब्रेव गर्ल। मुझे जूडो कराटे भी आते हैं। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और जैसे ही कुसुम ने ये जूडो कराटे वाली बात कही तो उसे अपने आसपास से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। इस आवाज़ के साथ कुसुम का डर अब और ज़्यादा बढ़ गया और उसने फिर से बोला, मैं पूछती हूँ कौन है यहाँ? आखिर बोलते क्यों नहीं? बताओ तुम कौन हो? लेकिन डर के इस खौफनाक मंजर से रूबरू होने के बाद भी कुसुम ने कुछ देर वहाँ ठहर फिर से खुद की हिम्मत बढ़ाई और बेंच नंबर 77 की तरफ एकटुक देखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे कुसुम बेंच नंबर 77 की ओर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मानो अंधेरे का कोहरा सा उमड़ता जा रहा था। रात की काली स्याही अब और काली होती जा रही थी। फिर अचानक से चलते चलते हवा का एक और तेज झोंका आया। इस हवा के झोंके के साथ कुसुम जमीन पर गिर गई। अब कुसुम की पलकें इस अनजान और अदृश्य डर के कारण कुछ भारी सी होने लगी। इस दौरान उस रूह का डर कुसुम पर पूरी तरह हावी हो चुका था, लेकिन जैसे तैसे कुसुम ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसे हल्की सी परछाई नजर आई और इसके बाद वो चीखे मार मार कर रोने लगी। कौन है वहाँ? प्लीज़ बताओ कौन है? रोते रोते जब कुछ सेकंड बाद कुसुम ने देखा तो बेंच नंबर 77 उससे महज 3 फुट की दूरी पर थी। और इतना ही नहीं, इस बार कुसुम को उस बेंच पर किसी के बैठने की आवाज़ भी महसूस हुई। कुसुम ने फिर कहा, कौन है वहाँ? कौन है? मगर सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। अब उसने अपने सारे डर को भुलाकर पूरे गुस्से में कहा, कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? बताओ बताओ, क्यों नहीं बताते?
लेकिन इतना चीखने चिल्लाने के बाद भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। अब उसके बाद कुसुम को एहसास हो रहा था मानो कि एक टुक निगाह से उसे कोई देखे जा रहा हो। अब कुछ समय बाद कुसुम ने कहा, मैं जा रही हूँ, तुम जो कुछ भी हो बैठो इस बेंच पर। इसके बाद कुसुम ने गुस्से में कहा, फाइनली अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम जो कोई भी हो बैठो इस बेंच पर, आई एम गोइंग। लेकिन जैसे ही कुसुम ने वापस जाने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए, तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। और अब कुसुम के कानों में एक मायूसी भरी अदृश्य आवाज़ आई, छोटी छोटी। और ये आवाज़ सुनते ही कुसुम के पैर मानो ज़मीन में गड़ से गए, ना आगे ना पीछे। वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई और थोड़ी देर बाद रोने लगी। उसने इधर उधर कई बार देखा और रोते रोते खुश्क आवाज़ में कहा, दीदी, आप मेरी दीदी हो ना? और अब दूसरी तरफ से एक गम भरी आवाज़ आई, हाँ छोटी, मैं तेरी प्यारी बहन प्रिया। बहुत देर लगा दी तूने मेरे पास आने में। जी हाँ, ये बेंच नंबर 77 पर बैठी हुई रूह कोई और नहीं बल्कि कुसुम की बड़ी बहन प्रिया थी, जो 2016 में इस कॉलेज में पढ़ने आई थी और अचानक से यहाँ से गायब हो गई। कुसुम के घर वालों और खुद कुसुम को लगता था कि प्रिया कहीं भाग गई है, लेकिन अब इस हादसे के बाद कुसुम को पता चल चुका था कि उसकी बहन मर चुकी है। अब कुसुम की मरी हुई बहन प्रिया की रूह ने रोते हुए बोला, आखिर तूने मुझे ढूंढ ही लिया ना छोटी। कुसुम को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्यारी बहन जो कुछ साल पहले गायब हो चुकी थी, अब वो उसकी अनदेखी आवाज़ से कैसे बात करे। पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली, दीदी, आप कहाँ हो? नज़र क्यों नहीं आ रहे? आप दिख क्यों नहीं रहे? इस पर प्रिया ने कहा, मैं अब तुझे क्या पगली, किसी को भी नहीं दिखती। कुसुम ने रोते रोते हुए अपनी बहन से बोला, दीदी, आप कहाँ गायब हो गए थे? पता है, घर वाले आपको बदचलन और रिश्तेदार कहते हैं कि आप किसी के साथ भाग गई हो। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं आपके बारे में। ये सुनकर अब कुसुम को खुद प्रिया की रूह के छूने का बखूबी एहसास होने लगा और उसे एक धुंधली सी परछाई भी नजर आ रही थी। प्रिया ने कुसुम का हाथ पकड़ा, हल्के कदमों के साथ अपनी छोटी बहन को उसी बेंच नंबर 77 के पास ले गई और बोली, बैठ, मैं तुझे सब बताती हूँ। अब प्रिया की रूह ने अपनी आप बीती के पन्ने खोलने शुरू किए। मैं जब 2016 में इस कॉलेज में आई तो शुरू के कुछ दिनों में मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मम्मी, पापा और तेरी बहुत याद आती थी। पढ़ाई में ही मन नहीं लगता था, इसीलिए खाली समय में मैं इस बेंच पर बैठ जाती थी। ये सिलसिला करीब 3 महीने चला। तभी एक दिन एक हैंडसम सा लड़का मेरे पास आया, उसका नाम था आयुष। वो आकर मेरे पास बैठा और आयुष ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो, शुरू में ऐसा सबके साथ होता है, धीरे धीरे यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। ये जगह बहुत अच्छी है, खुद को इस माहौल में ढालने की कोशिश करो। आयुष की बात सुनकर मुझे अच्छा महसूस हुआ और फिर हमारी रोज़ बातें होने लगी। और फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया और मैं मना नहीं कर पाई। आयुष दिल्ली में अपने पेरेंट्स से अलग फ्लैट लेकर रहा करता था, तो जब भी छुट्टियां होती थी हम कुछ दिन उसके फ्लैट पर ही बिताते थे। मूवीज़ देखना, खाना, घूमना सब होता था। फिर एक दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे तुम सब लोगों से दूर कर दिया। इस पर प्रिया की बहन कुसुम ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या हुआ दीदी, बताइए ना, क्या हुआ आपके साथ? प्रिया ने कहा, मैं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। कुसुम ने मायूसी भरी आवाज़ में बोला, कैसी शर्त दीदी? इस पर प्रिया ने बोला कि शर्त यह है कि मेरी सच्चाई जानने के बाद तू ये कॉलेज छोड़कर चली जाएगी और यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। प्रिया ने अपनी बहन कुसुम से इस बात का वादा मांगा और लाख समझाने के बाद कुसुम ने इस पर हामी भर दी। इसके बाद प्रिया ने अपनी आगे की कहानी सुनाई। प्रिया ने कहा, जुलाई के महीने में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात मैंने अपने बॉयफ्रेंड आयुष को बताई और वजह खुश होने की वो इस पर चिढ़ गया और मुझसे झगड़ा करने लगा और उसने मुझे इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए फोर्स किया। मैंने आयुष को शादी करने के लिए बहुत मनाया और जब वो नहीं माना तो मैंने उसे धमकी दे दी कि मैं उसके घर पर सबको ये बात बता दूंगी। और मेरे इतना कहने पर आयुष अचानक से शादी के लिए मान गया। उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने घर पर मम्मी पापा को ही फ़ोन करके बता दिया, लेकिन पापा की आदत तो तू जानती है। उन्होंने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया और बोले, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़िंदगी में हमें अपना मुंह मत दिखाना। और ये पापा की बात जब मैंने आयुष को बताई तो आयुष ने मुझसे बोला, अभी अबॉर्शन करा लो, शादी 1 साल बाद कर लेंगे, फिर पेरेंट्स को भी मना लेंगे। पर मुझे अबॉर्शन नहीं कराना था और मैंने आयुष से कुछ ही दिनों में शादी करने के लिए कहा। हम दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई, पर आखिरकार वो शादी के लिए तैयार हो गया और आयुष ने 27 जुलाई रात 11:30 बजे मुझे कॉलेज के बाहर बुलाया। उसने मुझे कॉलेज से बाहर निकालने के लिए कॉलेज के ही एक गार्ड से हेल्प ली थी। और ये कहते कहते प्रिया अचानक से रोने लगी। प्रिया को रोता देख कुसुम बोली, दीदी फिर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो?
दीदी बताओ ना क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, बताओ ना आगे क्या हुआ। अब रोते रोते प्रिया ने कहा कि मैं टाइम के हिसाब से अपने रूम से निकली और गार्ड के साथ गेट से बाहर आ गई। हम चलते चलते हॉस्टल से काफ़ी दूर आ गए। तभी अचानक से मेरे सर पर किसी ने लोहे की किसी भारी चीज़ से हमला कर दिया और मैं आधी बेहोश हो गई। और जब मैंने खून भरी पलकों से देखा तो सामने कॉलेज का डायरेक्टर और आयुष दोनों खड़े हुए। दरअसल आयुष उस कॉलेज के डायरेक्टर का इकलौता बिगड़ैल बेटा था, जो कॉलेज की लड़कियों के साथ गलत हरकतें करके उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ देता था। और उसने ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी किया और अपनी इज्जत बचाने के लिए कॉलेज के डीन और आयुष ने दोनों ने मुझे मिलकर मारकर इस बेंच नंबर 77 के नीचे दफना दिया। और तब से लेकर आज तक मैं इसी बेंच के नीचे हूँ और तेरा इंतजार कर रहा हूँ। फाइनली तुझे सच्चाई पता चल गई और वादे के अनुसार तो इस कॉलेज से हमेशा के लिए चली जाए। अगर उन्हें पता चल गया कि तू मेरी बहन है और तुझे सच्चाई पता है तो वो तुझे ही मार डालेंगे। इस कॉलेज में कभी दोबारा आना। इस पर कुसुम ने गुस्से में कहा, पर दीदी उन्होंने आपका खून किया है और घर पर सबको लगता है कि आप गलत हो। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। इस पर प्रिया ने फिर से खामोशी के साथ कहा, छोटी तूने मुझे वादा किया है कि तू सच्चाई जानने के बाद इस कॉलेज से चली जाएगी, इसीलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। प्लीज़ यहाँ से चली जा। प्रिया की रूह ने कुसुम को मिन्नतें की, हाथ जोड़े और फाइनली कुसुम उस कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए चली गई बिना किसी को कुछ बताए। तो गाइस आपको क्या लगता है, कुसुम को अपनी बहन के साथ हुए हादसे के बारे में जानने के बाद अब क्या करना चाहिए? क्या वो चुपचाप अपनी आगे की ज़िंदगी जिए या फिर अपनी बहन के कातिलों का बदला ले? आपके कमेंट्स के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि इस कहानी का अगला पार्ट आएगा कि नहीं। सो प्लीज़ कमेंट एंड गिव योर ओपिनियन।